Hey everyone, it's your biology educator Nikita Shukla. Welcome to An Academy Class 11 channel. बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू सो मच बच्चों. आपके पिछली वीडियो जो हमारी चैप्टर 1 हमने फाइनली कंप्लीट किया, उसका जो लास्ट लेक्चर था उस पर बहुत प्यारे प्यारे आपके कमेंट्स आए हैं और इसकी वजह से हम अपलोडिंग चैप्टर 2 वेरी क्विकली. सो इट रियली गिव्स मी एनर्जी, सो थैंक यू सो मच. आई विल स्टार्ट माई वीडियो विद दैट ओनली. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तो नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग बनाने का काम खैर हमारा है, वो हम ज़रूर करेंगे. बट इम्पॉर्टेंट ज़रूर है. इसमें बहुत सारी बेसिक्स चीज़ें हैं, बहुत सारी टर्म्स हैं, बहुत सारी मीनिंग्स हैं. इतना समझ लो कि एक तरीके का आप जैसे आप आगे फर्स्ट क्लास में एप्पल पढ़ते हो, राइट? और एप्पल के लिए आपको LKG UKG में A पढ़ाया जाता है, B पढ़ाया जाता है, C पढ़ाया जाता है. सो दैट इज़ हाउ दीज यूनिट्स आर गोइंग राइट नाउ. यू आर लाइक डूइंग ABCD, कि जिसके बिना पढ़े फिर आपको आगे में बहुत मुसीबत होगी, कहीं ना कहीं यूज़ होंगे ही. सो दैट इज़ हाउ दिस चैप्टर इज़. इट्स लाइक ABCD, क्योंकि यहाँ पे मोनेरास के नेम यूज़ होंगे. ये है बैक्टीरिया है, या फिर आपका प्लांटे है, वॉट एवर इट इज़, प्रोटेस्टा है, क्योंकि फिर आपके आगे सिर्फ उन वर्ड्स को यूज़ किया जाएगा, उनका एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं होगा पूरे चैप्टर में, पूरी बुक में, पूरी बायोलॉजी में. सो यहाँ पे आपको उन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ें नहीं समझी तो आपका जब भी आगे कभी एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे पूरे बायोलॉजी में तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, बोलेगा ये कौन सी बड़ी चीज़ हो गई है. सो इस वजह से आपको रेडी रहना है. और देखिए हम आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर सी नोट्स लाए हैं, और ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेंशन मत लीजिए. आप मुझे अन अकेडमी ऐप पे भी फॉलो कर सकते हैं. यहाँ पे मेरी प्रोफाइल की लिंक दी होगी, बायोलॉजी बाय निकिता शुक्ला. ये टेलीग्राम चैनल भी है. अल्फ़ा भी ढूंढेंगे, या फिर हमारा अन अकेडमी जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, कहीं पर भी, कम्युनिटी पर भी, एवरीवेयर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देंगे तो भी आपको मिल जाएगी. सो ओवरऑल हम शुरुआत करते हैं. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्या? बायोलॉजिकल इज बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, ठीक है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्या? एक तरीके का साइंटिफिक तरीका है कि जो पूरे ऑर्गेनिज्म हैं उनको अरेंज करना, किस बेसिस पे, उनके अंदर क्या सिमिलरिटीज़ हैं, उनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है? वही है हमारा आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. देखो क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती कहाँ है, पहले तो ये चीज़ हम समझते हैं. व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ऑल दीज? इसका पॉइंट है क्या? देखिए हमारे यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, अगर आपको याद आ रहा हो, बायोडाइवर्सिटी है जो हमारी बायोडाइवर्सिटी, वो हमारी है 1.7 to 1.8 मिलियन है, इतनी है, ठीक है? अब चैप्टर 1 में आप ये चीज़ पढ़ चुके हो कि इनको सबको पढ़ना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इनको एक एक ग्रुप में डाल दें, ठीक है? और उसके बाद उनके बारे में पढ़ें, आसानी हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है? नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी. ये सारा पूरा क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कॉस्ट क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी, ये सब चैप्टर 11 में है. चैप्टर 1 में है. और चैप्टर 1 का जो पूरा ही आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है चैप्टर 1 के बारे में, जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके इसी चैनल पे अपलोडेड है ऑलरेडी. अगर आपने नहीं देखा आप जाके देख सकते हो. 3 लेक्चर अपलोडेड हैं, जिसमें से आप अगर 2 और 3 भी देखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि जो पार्ट 1 है वो बेसिकली 2023 के सिलेबस में नहीं है, ठीक है? खैर कमिंग टू द पॉइंट कि क्लासिफिकेशन हमें करना चाहिए, और हो गया क्लासिफिकेशन, ठीक है? हम सब भी करते हैं क्लासिफिकेशन, लाइक आप भी करते हो. ब्लू पेन, ब्लैक पेन एक एक ग्रुप में डाल देते हो. नहीं ये हमारी नोट्स ट्यूशन की है, ये हमारी कोचिंग की है, ये हमारी स्कूल की है, ये हमारे कपड़े खेलने जाने के, पहनने के, पार्टी के हैं. सो हर कोई क्लासिफिकेशन कर रहा है टू मेक एवरीथिंग ईजी. तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है. तो देखो सबसे पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई थी, हम लोग का बहुत पहले की जो क्लासिफिकेशन हुआ करते थे वो सिर्फ यूजेस के बेसिस पे. व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ यूजेस के बेसिस पे? यूजेस के बेसिस पे कि मतलब कि शेल्टर, मतलब कि रहने, इसमें जैसे आपको पता है कि हम बहुत पहले की अगर हम बात करें, आप अपने पूर्वजों की बात कर लो, तो वो आदिमानव टाइप के हुआ करते थे, जंगल में रहते थे, पेड़ पत्ते लगाते थे, पेड़ पत्ते खाते थे, और कच्चे वगैरह खाने खा लेते थे. तो उनके लिए क्या था? उनके लिए था क्या पहनने का है, क्या शेल्टर के लिए ज़रूरी है, मतलब घर बनाने के लिए ज़रूरी है, क्या उन्हें खाने की ज़रूरत है. तो उसी बेसिस पे उसे चीज़ों को क्लासीफाई कर लेते थे. उनका बहुत सिंपल सा शॉर्टेड था कि हाँ ये मेरा शेल्टर के लिए है, ये मेरे फूड के लिए है, और ये मेरे क्लोथ्स के लिए है, एंड दैट इज़ हाउ आई विल यूज़ इट. तो उनका बहुत सिंपल सा था. इट वॉज वेरी बेसिक कि हमें सिर्फ क्लासिफिकेशन करना है यूजेस के बेसिस पे, ठीक है? वी आर गुड टू गो. उसके बाद हमारे एक लोग आए, फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की कोशिश जिसने की, उनका, हमारे साइंटिस्ट का नाम था एरिस्टोटल बाबा. एरिस्टोटल बाबा ने कहा नहीं देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है? बड़ा ही काम करके गए ये हमारे. इन्होंने सबसे पहला क्लासिफिकेशन दिया, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो पूरे ही, अगर हम प्लांट्स की बात करें, इन्होंने बेसिकली मॉर्फोलॉजी देखा था. इनका मेन पॉइंट रेफरेंस क्या था? ही फोकस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी. व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी इज बेसिकली कैसा कोई दिख रहा है,
ठीक है। प्लांट्स की अगर हम बात करें, मॉर्फोलॉजी फोकस किया कि लीफ कैसे हैं, कलर कैसा है, प्लेन छोटा है कि बड़ा है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि उन्होंने प्लांट्स को 3 में क्लासीफाई कर दिया। एक इन्होंने बोला हर्ब हो गया, एक श्रब हो गया, एक ट्रीज हो गया। हर्ब क्या हो गया, जो एकदम छोटे छोटे प्लांट हो गए, ठीक है। श्रब क्या हो गए, एकदम बड़े बड़े। हर्ब्स में जैसे आपके आगे मिंट आ गया, है ना। श्रब्स में जैसे आपके आगे रोज़ वगैरह का प्लांट देखते हो, बहुत बड़ा नहीं होता नीम और मैंगो की तरह, लेकिन हाँ भाई पुदीने से तो थोड़ा बड़ा होता ही है। अगर हम पेड़ में आ जाएं तो जैसे बड़े बड़े मैंगो वगैरह हो गए, ट्री वगैरह हो गए, नीम वगैरह हो गए, उसमें आ गया आपका। तो हमने कहा ठीक है भाई हर्ब शर्ब कर लो, कोई दिक्कत नहीं हमें। एनिमल्स को इन्होंने क्या किया, दो में ग्रुप में डाल दिया। एक को बोल दिया इनीमा, एक को बोल दिया एनीमा। व्हाट इज दिस? ए मतलब अब्सेंट। एनीमा बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है आरबीसी, जिसमें आरबीसी अब्सेंट हो, मतलब कि ऐसे जानवर जिनका ब्लड रेड कलर का ना हो। ब्लड जो है आपका रेड कलर का ना हो, क्योंकि आपका जिसमें आरबीसी होती है वो आपके रेड कलर के होते हैं। जैसे कॉकरोच को कभी काट मत देने से पकड़ के, एंटीना उसके आगे से 2 निकले होती हैं, वो अगर गलती से कभी तुमसे कटे तो तुम देखोगे वाइट कुछ फ्लूइड निकलेगा, क्योंकि उनमें आरबीसी नहीं होती, इस वजह से वो रेड कलर के नहीं होते। तो जिनमें ब्लड आपका रेड कलर का ना हो, आरबीसी अब्सेंट हो, उन्हें एनीमा बोल देते थे, और जिनमें हो उन्हें हम लोग एनीमा बोल देते थे, इनीमा बोल देते थे। तो इनका बहुत सिंपल सा था, ठीक है। इन्होंने प्लांट और एनिमल में दिया था, बट इन्होंने ऐसा किंगडम नहीं बोला था कि हाँ ये प्लांट किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम हो गया। सो किंगडम क्लासिफिकेशन इनके पास से शुरुआत नहीं हुआ था, प्लीज़ चीज़ को ध्यान रखना। अक्सर बच्चे इसको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में डाल देते, बट इट्स नॉट दैट थिंग। बस इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स 2 कैटेगरी डाल दी थी, ना इन्होंने किंगडम फाइलम ऐसा कुछ नहीं किया था, और बेसिकली उन्होंने ये क्लासीफाई कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारे पास कई सारे किंगडम क्लासिफिकेशन आए। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आया, हमारे पास 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारी किसने दी, कैरोलस लिनियस ने दी। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी, अर्नस्ट हैकेल ने दी। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी, कोपलैंड ने दी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी, आर.एच. हुटेकर ने दी। और हमारे सिलेबस में सिर्फ यही है, और यही आपको पढ़ना है, ठीक है। आर.एच. हुटेकर का जो आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम है, यही हम लोगों को पढ़ना ही है, यही हमारे में पूरा डिटेल में है। 2 और 3 उतना डिटेल में नहीं है, हाँ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन किया गया, और 3 और 4 तो है नहीं आप में। तो देखो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने क्या किया था, 2 किंगडम बना देते, एक प्लांट एक एनिमलिया। सिंपल सी बात है, जिनके पास सेल वॉल है उठा के प्लांट किंगडम में डाल दो, जिनके पास नहीं एनिमल किंगडम में डाल दो। अर्नस्ट हैकेल ने क्या किया था, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने 3 बना दिया था, एक प्रोटिस्टा, एक प्लांटी, एक एनिमिलिया, एक प्रोटिस्टा। इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं उनको हम प्लांटे में डाल दिए, जो नहीं कर रहे एनिमल में डाल दिया, बाकी जो भी बच्चे सारे सबको उठा के प्रोटिस्टा में डाल दो, जो कि बहुत सही नहीं था। इस वजह से नहीं सही था क्योंकि इसमें फिर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर सब एक साथ आ गए थे। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड में क्या किया, तो इन्होंने एक और ग्रुप दे दिया, मोनरा दे दी, प्रोटिस्टा दे दी, प्लांटे दे दी, एनिमिलिया दे दिया। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ फंजाई को कोई जगह नहीं हुआ। फंजाई क्या हुआ, फंजाई फोटोसिंथेसिस नहीं करता, वो भी सबके साथ रह गया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज अ बिट गुड। इन्होंने 5 किंगडम दिया, एक मोनेरा दिया, एक प्रोटिस्टा दिया, एक फंजाई दिया, एक प्लांटी दिया, एक एनिमल दिया। ये 5 ही हमको पढ़ना है, और यही हमारे पास डिटेल में है। अब आते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक, जो कि आप में दिए हुए हैं कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या गलतियाँ थी, क्यों हम लोग 2 किंगडम इज़ नॉट एक्सेप्टेड। कैरोलस लिनियस का बल्कि इतना ज़्यादा इनका रोल है, इसको नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने, इनका सबसे पहली चीज़ क्या थी कि अब देखो प्लांट और एनिमल, इन्होंने 2 ही तो किंगडम बना रखा है। तो इसकी वजह से जो भी यूकैरियोट थे, प्रोकैरियोट थे, सारे एक में आ गए, ठीक है, जो कि बहुत सही चीज़ नहीं है भाई। कहाँ प्रोकैरियोट जिनमें ढंग का न्यूक्लियस भी नहीं होता, और कहाँ यूकैरियोटिक सेल, इनको दोनों को अगर आप एक में डाल रहे हो तो प्रॉब्लम तो है ही। प्लांट किंगडम में वो सारी स्पीसीज थी जो फोटोसिंथेसिस कर रही थी, नॉन फोटोसिंथेटिक कर रही थी, उनको सबको उठा के सेम में डाल दिया था। बल्कि प्लांट का मतलब ये है कि हाँ पेड़ पौधों के सबसे बड़ा फीचर होता है कि वो अपना खाना खुद बनाए, ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने हाँ ठीक है सेल वॉल है, फोटोसिंथेसिस हो नहीं है, फिर भी नहीं, चलो आ जाओ एक में आ जाओ, ठीक है। तो ऐसे थोड़ी ना काम चलता है। अब अगर आपको LKG के बच्चे के साथ बिठा दिया जाए फर्स्ट क्लास के साथ, आप 12th पास 11th में हो, तो कैसा रहेगा आपको, कुछ आपका उसका सिलेबस कुछ सेम रहेगा। कोई LKG के बच्चे को जान के आपको जान पाएगा, नहीं जान पाएगा। कोई आपको जान के उसको, क्लासिफिकेशन ग्रुपिंग का पॉइंट ही यही होता है कि अगर हम एक मेंबर को उठा के पढ़ लें तो हम उसके सबके बारे में जान जाएं। बट अगर हम आपको और क्लास फर्स्ट के बच्चे को, अगर हम हर किसी को अगर सेम में ही उठा के डाल दे रहे हैं तो कैसा ही ग्रुप बनेगा। और अगर कोई पढ़ेगा तो भाई पता चल रहा है क्लास फर्स्ट के बच्चों के बारे में, हाँ ठीक है, इस वाले ग्रुप के बच्चों को ABCD आती है है ना। इस वाले तुम्हारे, अगर तुम्हें उठा के उसने तुम्हारे को स्टडी कर लिया तो वो बोलेगा अरे हाँ इस वाले ग्रुप में पाइथागोरस थ्योरम सबको आता है, इनको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बट नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको गलत ग्रुप में प्लेस किया गया है। सो दैट इज़ द रॉन्ग थिंग हियर।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे एनिमल थे जो हमारे एनिमल और प्लांट दोनों का कैरेक्टर शो करते थे, उनका कोई फिक्स पोजीशन इन्होंने दिया ही नहीं, ठीक है। उठा के किसी में भी डाल दिया, कभी उन्होंने उठा के चलो ठीक है इसमें डाल दिया, कभी इसमें डाल दिया, ये इनका चल रहा था। खैर कभी अभी ऐसा नहीं है कि बाद में इसमें उसमें डाल रहे थे, मेरा ही मतलब तक ओवरऑल इसी में दोनों में मिक्स पड़े हुए थे सारे। तो कोई एल्गी वगैरह को कोई अलग से जगह नहीं, उनका कोई अलग से जगह नहीं, यही चीज़ था, ठीक है। तो बस यही सिंपल सा पॉइंट है। अब हम आ जाते हैं आगे में, ओवरऑल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या कहानी है, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारे पास ये 5 किंगडम आते हैं। एक तो इन्होंने लिया था मोनेरा, एक इन्होंने लिया प्रोटिस्टा, एक इन्होंने लिया फंजा, एक लिया एनिमेलिया, एक लिया प्लांटे, एक लिया एनिमेलिया, ठीक है। अब देखो इन्होंने 5 चीज़ें, इनका क्राइटेरिया क्या था। पहला तो मेन 5 था, एक था कि उनमें सेल टाइप कैसी है, सेल वॉल कैसा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, और उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, बोले तो खाना कैसे खाते हैं। उसके अलावा 2 और कैरेक्टर को इन्होंने कंसीडर किया था, जो कि एक था रिप्रोडक्शन, एक था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, बट मेन ये 5 थे, ठीक है। बाकी इसको भी कंसिडर किया था। आज एक एक करके देखते हैं इन्होंने क्या क्या देखा था भाई, क्या क्या गुण देखे थे जब जिसको किस में डाल दिया था। अगर हम बात करें मोनेरा की, देखो 2 टर्म आपका बार बार यूज हो, प्रोकैरियोट यूकैरियोट, इसको हम अलग से समझा देते हैं, अदरवाइज यू विल डू दिस इन डिटेल इन सेल चैप्टर, ठीक है। बट यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। प्रोकैरियोट का जब भी हम नाम लें, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, जो बहुत पहले आया हो, सबसे पहले आया हो। कैरियन, कैरियोट्स का मतलब होता है कैरियन, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। सो ओवरऑल इसका मतलब है कि जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो, ऐसी सेल, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो। नाउ व्हाट इज द पॉइंट ऑफ प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब ये है कि अगर ये आपकी सेल है, ठीक है, और ये अगर उसमें जेनेटिक मटेरियल है तो उसके ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, एकदम खुला पड़ा हो, बिखरा पड़ा हो, सो इसको हम बोलते हैं कि नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट हो तो हम उसे बोल देंगे कि हाँ ये आपका प्रिमिटिव सेल है, एब्सेंट हो, एब्सेंट। दूसरी चीज़ है कि जैसे आपको पता है सेल ऑर्गेनेली होती हैं, गोल्गी एपरेटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, उसके बाद आपका क्या क्या आप लोग पढ़ चुके हो, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सारी चीज़ें भी आप जानते होंगे, ठीक है। ऐसी इसमें क्या हो, इसमें जिन सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली ना हो, ये क्या है, रुको लिख लो एक बार, नो सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, नो सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली मतलब ऑर्गेनेली। जैसे कि मान लो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसी होती है, ठीक है, और इसके ऊपर एक इनर मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। तो जिस ऑर्गेनेली के ऊपर मेम्ब्रेन हो वो ऑर्गेनेली प्रोकैरियोटिक सेल में पाई नहीं जाती है, जिनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती वही पाई जाती है। जैसे राइबोसोम एक ऑर्गेनेली है जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, सिर्फ आपका 2 सब यूनिट होता है, तो वो इसमें पाई जाएगी। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये खास चीज़ होता है कि इसमें आपकी ऐसी ऑर्गेनेली बिल्कुल नहीं पाई जाएंगी जिनके ऊपर कवरिंग हो, ठीक है। तो इसी वजह से बोल देते हैं कि नो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं एब्सेंट होगा। इनको बेसिकली मेम्ब्रेन से बड़ी प्रॉब्लम है प्रोकैरियोट्स को, ठीक है। इसमें होता क्या है, अगर मान लो इसके ऊपर हम कवरिंग डाल दिए, यहाँ पे कॉर्नर उसके ऊपर कवरिंग डाल दिए, यहाँ पे कॉर्नर उसके ऊपर कवरिंग डाल दिए, तो देखो सबका अलग अलग कंपार्टमेंट हो जाता है ना। पूरे साइटोप्लाज्म में भाई ये खाना बनाने का हो गया किचन, ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाने का हो गया, यहाँ पे आपकी एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पे सेल लाइसिस होगी, सबका अलग अलग कंपार्टमेंट हो जाता है। लेकिन प्रोकैरियोट में कोई भी आपकी है ही नहीं है ना मेम्ब्रेन बाउंड। पूरे ये देखो, ये पूरा एरिया साइटोप्लाज्म है ना, इसके ऊपर मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर मेम्ब्रेन है, इसकी वजह से कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन होता ही नहीं, सारे के सारे एक में भरे पड़े होते हैं। प्रिमिटिव इज लाइक गरीब सेल, जैसे गरीब का घर देखियो, एक छोटी सी झोपड़ी होती है, उसी में क्या होता है, ये आपका घर है, एक छोटा सा एक कवरिंग होती है ऊपर और सेल के ऊपर, उसके बाद क्या होता है, यहीं पे बगल में उसकी मदर खाना बना रही होती है, यहीं पे छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, यहीं पे खेल रहे होते हैं 1-2 बच्चे, यहीं पे लोग सोने का भी होता है, एवरीथिंग इज देयर, कोई पार्टीशन वॉल नहीं, कुछ नहीं। वैसे इनमें सेम होता है कि हाँ हमने एक ऑर्गेनेल बनाया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेंटर पर डाल दी, इसी में जो जो ऑर्गेनेली है छोटी मोटी हैं उनके ऊपर भी कवरिंग नहीं है। लेकिन अब उसी अगर एक रिच इंसान का घर देखो, उसमें क्या होता है, एक तो बाउंड्री हो गई, फिर एक आपका किचन की एक बाउंड्री अलग होगी, है ना, कि हाँ यहाँ पे खाना बनता है, आपका डाइनिंग एरिया अलग होगा, लिविंग एरिया अलग होगा, एवरीथिंग इज लाइक वेरी सेपरेट, हर किसी के ऊपर दीवार हो गई, लाइक। तो यही चीज़ होती है, अभी आप घर में जहाँ पे बैठ के पढ़ोगे, आपके घर के अराउंड आपके स्टडी वॉल के अराउंड दीवार होगी, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से आपका एक अलग रूम हो जा रहा है, आप पार्टीशन कर ले रहे हो पूरे घर में। तो प्रोकैरियोट में क्या होता है, वो पार्टीशन नहीं हो पाता है। सो यहाँ पे नो कंपार्टमेंटलाइजेशन, यहाँ पे हर चीज़ साइटोप्लाज्म में है, तो सब अपना ही है। सो दैट इज द मेन डिफरेंस कि प्रो का मतलब प्रिमिटिव का मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं। दूसरा बहुत बड़ा फीचर कि इसमें आपकी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होगी। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, यूकैरियोटिक की बात करें, यूकैरियोटिक इसका जस्ट अपोजिट है।
यूकैरियोटिक सेल का मतलब है यू मतलब होता है ट्रू, कैरी ऑन तो बेसिक न्यूक्लियस। जब हम बात करें ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, नेकेड ना हो, ऐसा ना हो ऊपर कुछ कवरिंग ना हो। अच्छा, इसको बोल देते हैं नेकेड होना, क्योंकि इसके ऊपर कुछ कवरिंग नहीं है ना भाई, कुछ पहना नहीं है। एक छोटा बच्चा कभी आप देखो घूमते रहते हैं भाई बिना कपड़े एकदम मस्त ऐश में, ठीक है, वो छोटे होते हैं। वैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, हमें कोई शर्म लाज नहीं है, हमारे ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, हमें कोई इज्जत नहीं है, हम ठीक है सह लेंगे। बट ये होते भी नहीं भाई, हम रहेंगे, हम कपड़े पे पहन के रखेंगे, लुंगी डांस करने के लिए लुंगी पहन के रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, दिस इज द सेल, दिस इज द न्यूक्लियस, दिल हैव दीज लाइक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऐसा कवरिंग होगी ऐसा ऊपर में, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होगी। इसमें आपकी दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होंगी, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होगी ही होगी। तो ये हो गया हमारा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का कॉन्सेप्ट। ये देखो अब यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहली चीज़ सेल टाइप का मतलब प्रोकैरियोट यूकैरियोट। तो देखो याद रखना, मोनेरा ही सिर्फ वो किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोट पाए जाते हैं, बाकी सारे में यूकैरियोट होता है। मोनेरा सिर्फ ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक है, मतलब याद रखना सबसे गरीब मोनेरा है। इसका नाम भले एम से शुरू हो रहा है बट मनी इसके पास नहीं है, ये गरीब है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। अब एक सिंपल सी बात बताओ, अगर हमने बोला कि जिसके पास प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब ये था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होना, तो भाई इसका मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। अब देखो बाकी जगह पे क्या है, बाकी जगह पे आपका यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल की डेफिनेशन यही होती है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपके प्रेजेंट होती है। तो देखो एक पॉइंट अगर आपने याद कर लिया तो दूसरा अपने आप याद हो गया, ठीक है। थर्ड अगर हम बात करें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनकी बॉडी बनी कैसे, जैसे अगर हम बहुत सारे लोग की बॉडी में क्या होता है, एक सेल होती है छोटी सी सिंगल सेल, ठीक है, तो उनको बोलते थे सेलुलर, ठीक है। तो उनको बोलते थे सेलुलर कि हाँ, जैसे आप वो देखिए अमीबा वगैरह देखिए, एक कहती है बस ऐसे हो गई उनकी, उसी में उनकी पूरी बॉडी है, उसी में खाना नहाना धोना सब कर लेते हैं, सिंगल सेल इज कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग, ठीक है। यहाँ पे अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें, इसमें मल्टी सेलर होते हैं या फिर लूज टिश्यू होते हैं। लूज टिश्यू का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है कि एक सेल होगा, कई सारे सेल ऐसे मिल के ऐसे टिश्यू टाइप का ऐसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। खैर हमने मोनेरा में अमीबा का एग्जाम्पल दिया, बट अमीबा एक्चुअली मोनेरा में आता नहीं है, कन्फ्यूज मत होना। यहाँ पे बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया को भी देखिए एक सिंगल सेल होता है। यहाँ पे देखियो पैरामीशियम वगैरह ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं, आपका यूग्लिनाइड, अब बहुत सारी चीज़ें करोगे उसमें टिश्यू भी आपके आ जाते हैं, लूज टिश्यू आ जाते हैं। यूकैरियोट, अब अगर हम बात करें प्लांटी में, सॉरी ओके वही हम सोच रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। मोनेरा प्रोटिस्टा हमारा दोनों सेलुलर है। फंजाई में आपको क्या मिल जाएंगे, फंजाई में आपको लूज टिश्यू मिल जाएंगे। फंजाई में लूज टिश्यू मिलने का क्या मतलब है, कभी मशरूम देखियो, मशरूम का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, उसमें क्या होते हैं, इसमें टिश्यू जो होते हैं आपके एक साथ कॉम्पैक्ट होकर इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसी वजह से माइक्रोस्कोपिक नहीं होती, यू कैन सी देम, क्योंकि बहुत सारे सेल्स आपकी क्या है कंबाइन होकर टिश्यू बना चुकी हैं, तो टिश्यू लेवल पे यू कैन इजीली सी देम, बट उसमें आपको कोई ऑर्गन नहीं दिखेगा कि ये सेलुलर है, सॉरी ये नर्वस टिश्यू हो गया, ये वाटर कंडक्शन का हो गया या कुछ हो गया, यू कान सी देम, ठीक है। प्लांटे में आपका टिश्यू या ऑर्गन दिख जाता है, आपको पता है कि बहुत तरीके के टिश्यू होते हैं, आपने पढ़ा होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। ऑर्गन में आपको मिल जाएंगे, लीफ मिल जाएगी, रूट मिल जाएगा, शूट मिल जाएगा, तो ये सारी चीज़ें में प्लांटे में मिलना शुरू हो जाती हैं। एनिमिलिया में हमें टिश्यू भी मिलते हैं, ऑर्गन भी मिलते हैं, हमारे में पूरा ऑर्गन सिस्टम ही होता है। ये नर्वस सिस्टम हो गया, हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, आपको पता है सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। सबसे ज़्यादा इवॉल्व जो हैं, सबसे ज़्यादा इवॉल्व हम लोग आते हैं। तो याद रखना मोनेरा और प्रोटिस्टा सेलुलर है, फिर हमारा टिश्यू है, टिश्यू ऑर्गन है, फिर ऑर्गन सिस्टम है, सबसे हायर पे हम लोग आते हैं, ठीक है। इसका अभी आप एग्जाम्पल पढ़ोगे जब आप अपने को पता है हम लोग में ऑर्गन सिस्टम होते नहीं भूलोगे। प्लांट में देखो हम नहीं पढ़ते हैं कि प्लांट का डाइजेस्टिव सिस्टम कभी पढ़े हो, कभी सिलेबस में आया नहीं आया, तो प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, बाकी हमारी तरीके से होता है। बस फंजाई में स्पेशली याद रखना, इसमें आपका लूज टिश्यू होता है, बाकी दोनों सेलुलर हो गया, ये भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो MCPC याद रख लेना, काम हो जाएगा, मोनेरा सेलुलर और प्रोटिस्टा सेलुलर, या MPC याद रख लेना, या PCM याद रखना, सबसे बेटर है कि हमारा प्रोटिस्टा सेलुलर होगा और मोनेरा भी सेलुलर होगा। तो ये दोनों चीज़ याद रख लेना, बाकी सेकेंड वाला हमारा टिश्यू आ जाएगा, फिर हमारा टिश्यू ऑर्गन आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में भी कभी अगर लोअर प्लांट्स को ना एक टर्म आ जाता है थायलॉइड। थायलॉइड का मतलब भी होता है कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ प्लांट में एक्चुअली क्या होता है, हम लोग थैलेस एक टर्म यूज़ करते हैं, खैर आगे करेंगे, भी छोड़ दें आगे लिए। अगर हम सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल का कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो सबसे पहले चीज़ सेल वॉल होती किस में है, एनिमल को छोड़ के, ठीक है, बाकी तुम्हें सब में मिल जानी है, ठीक है। यहाँ पे याद रखना इसमें हमारे पास नॉन सेलुलोजिक
पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड की होती है, जिसको कॉमनली हम लोग पेप्टाइडोग्लाइकेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन वाई? क्योंकि अमाइनो एसिड बहुत सारे जुड़ के बनाते हैं पेप्टाइड। सेकेराइड का एक बहुत तगड़ा एग्जाम्पल होता है ग्लाइकन। तो इसी वजह से इन दोनों को हम कॉमनली पेप्टाइडोग्लाइकेन बोलते हैं। अमाइनो एसिड और पॉलीसेकेराइड के बेसिकली अमाइनो एसिड और शुगर के बने होते हैं, अल्टीमेटली वो आपके क्या बनाते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकेन बना लेते हैं। प्रोटिस्टा में कुछ कुछ में होता है, कुछ कुछ में नहीं होता। प्रोटिस्टा एक ऐसा है ना जिसका कोई वेल डिफाइंड एरिया ही नहीं है। इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉट वेल डिफाइंड? नॉट वेल डिफाइंड का मतलब ये है ना कि इसमें आपको प्लांट के फीचर मिलेंगे, इसमें आपको फंजाई के फीचर मिलेंगे, इसमें आपको मोनरा का फीचर मिलेगा। तो इस वजह से इसमें सबके कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं, ठीक है। इधर से भी मोनरा से भी कुछ कुछ कैरेक्टर मैच करेगा, फंजाई से कुछ कुछ कैरेक्टर मैच करेगा, प्लांटे से भी मैच करेगा, एनिमल्स। इनको समझ नहीं आता कि यहाँ बड़े कंफ्यूज आत्मा होते हैं। तो जो जिनमें ऐसा कुछ होता है उनको सबको उठा के प्रोटिस्टा में डाल देते हैं, ठीक है। और बट सेलुलर होने चाहिए, तो यूनिसेलुलर आपको जनरली यहाँ पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि फंजाई में काइटिन की बनी होती है, FC याद रखना। फंजाई और काइटिन, बट काइटिन C से मतलब क्योंकि C से सेलुलोज भी होता है, तो याद रखना काइटिन हमारी कौन है? फंजाई। ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्लांटे में सेलुलोज। ये सबको आपको पता हो, सेलुलोजिक सेल वॉल प्लांट का एक बहुत बड़ा फीचर है, ठीक है। देखिए आप परेशान इस वजह से मत होइए, फंजाई जो हम डिटेल में पढ़ेंगे ये फीचर आपको अपने आप याद हो जाएंगे। प्लांट और किंगडम के लिए इसके लिए चैप्टर 3, इसके लिए चैप्टर 4 है। तो ये दोनों तो दिक्कत ही नहीं है, दोनों बहुत डिटेल में। बस आपको इस चैप्टर में बहुत ढंग से जो पढ़ना है वो है मोनरा और प्रोटिस्टा, क्योंकि ये दोनों आगे डिटेल में है नहीं। मतलब इस चैप्टर में मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई ये तीनों डिटेल में दिया, बाकी इसके लिए अलग चैप्टर डेडिकेटेड, इसके लिए अलग चैप्टर डेडिकेटेड है। मोनरा भी कहीं ना कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी सेल वाले में, सेल जब आपको पढ़ाएंगे। बट हाँ, इस चैप्टर में आपको प्रोटिस्टा और फंजाई की जितनी इन्फॉर्मेशन इसी चैप्टर में है मेनली। अब हम आते हैं किस चीज़ की बात करते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब किस तरीके से खाते हैं। अगर हम बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक की, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब है जो अपना खाना खुद बना सकें। अब खाना खुद बनाने के लिए क्या ज़रूरत होती है? एक होती है एनर्जी की ज़रूरत, एक होती है CO2 की ज़रूरत, एक होती है पानी की। तो देखो वो एनर्जी सोर्स वो कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। केमिकल यूज़ करके अगर किए तो हम उनको बोल देंगे केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप हो गए। अगर लाइट यूज़ किए तो भी हम बोल देंगे ऑटोट्रॉपिक। जैसे अगर खाना बनाना है, अगर हम खैर हम लोग हेटरोट्रॉपिक, हम लोग ऑटोट्रॉपिक नहीं, बस एक एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे हमारे पास खाना बनाने के लिए हमें चाहिए आग, फ्लेम चाहिए। अब कोई उसे इंडक्शन पे बना ले या फिर कोई इसे गैस पे बना ले। वैसे ही ऑटोट्रॉपिक का मतलब है जो अपना खाना खुद से बना सकें। बस कीमोसिंथेटिक वाले क्या करते हैं, वो आपके केमिकल्स को, इनऑर्गेनिक केमिकल्स को ब्रेक डाउन करके एनर्जी ले लेते हैं। और फोटो वाले, फोटो मतलब लाइट, ठीक है, लाइट से आपका ये एनर्जी लेते हैं। देखो फोटो का मतलब लाइट होता है, फोटोन का मतलब लाइट होता है, ठीक है। आप देखते हो हम लोग को फोटो क्यों बोला, पिक को फोटो क्यों बोला जाता है? आजकल हम लोग पिक्चर बोलने लगे, पहले हम लोग फोटोग्राफ बोलते थे। क्यों? पहले वाले जो कैमरा आता था तो उनमें लाइट निकलते थे, तभी आपकी फोटो क्लिक होती थी। तो वहीं से टर्म आया है फोटोसिंथेटिक। दूसरा, मोनेरा में आपके पता है ऐसे भी होते हैं, केमिकल्स को ब्रेक डाउन करके अपना खाना बना लेते हैं, और फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। हेटरोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद ना बना सकें, उसमें अगर कोई खाना अपना नहीं बना रहा है, उसके पास नहीं वो रिसोर्सेज हैं, तो इसका सिंपल सा मतलब है किसी पर डिपेंड करेगा। तो या तो वो सेप्रोफाइट हो जाएगा, मतलब डेड एंड डिकेइंग पे फीड करेगा, या फिर पैरासाइटिक हो जाएगा, किसी के ऊपर बैठ के उसका न्यूट्रिशन ड्राइव करेगा, उसको बीमारी कॉज करेगा। या फिर कभी कभी ये क्या करते हैं, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में चले जाते हैं, किसी को फ़ायदा देते हैं और उससे फ़ायदा लेते हैं। तो अगर तुम देखो दुनिया जहाँ का जितना तरीका है भाई, बैक्टीरिया सब ऑप्शन पे लेके बैठे हैं। तो इनमें क्या है, इनमें मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी देखी जाती है, ठीक है। इनमें सबसे ज़्यादा आपको न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी आपकी यहाँ पे देखने को मिलती है। मोनेरा में क्या है, मैक्सिमम डाइवर्सिटी, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। हर कुछ तो है भाई, बचा क्या है, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी दे हैव, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें। प्रोटिस्टा, अगर हम मोनेरा कभी बोलें आपके दिमाग में बैक्टीरिया चलना चाहिए, प्रोटिस्टा कभी बोलें आपके दिमाग में अमीबा, पैरामीसियम, ये सब चलना चाहिए। ये क्या है, ये आपके ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना खाना खुद से बना सकते हैं, बट साथ में हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं, ठीक है। ऑटो भी होते हैं, हेट्रो भी होते हैं। इनको हम बोलते हैं मिक्सोट्रॉपिक। खैर यहाँ पे मत लिखो क्योंकि सारे मिक्सोट्रॉपिक नहीं होते हैं। तो मतलब इनमें दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि ऑटोट्रॉप भी हो, फोटोट्रॉप हो। लेकिन इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जनरली क्या होता है, जनरली इनमें क्या होता है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म है वो ऑटोट्रॉपिक है तो ऑटोट्रॉपिक ही रहेगा, हेटरोट्रॉपिक ही रहेगा। ये अलग बात है कि मोनेरा किंगडम के अलग अलग मेंबर अलग अलग फीचर शो करें। कोई आपका सेप्रोफाइट हो जाए, कोई पैरासाइटिक हो जाए, कोई सिंथेटिक हो जाए, कोई फोटोसिंथेटिक हो जाए। बट प्रोटिस्टा बड़ा तरंगी है,
प्रोटिस्टा के कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिनमें एक ही मेंबर फोटोसिंथेटिक करने की एबिलिटी रखते हैं, हेटेरोटॉपिक होने की एबिलिटी रखते हैं। ये खैर अभी आप लोग डिटेल में पढ़ोगे। दिस इज ओनली क्विक रिवीजन और बेसिकली इंट्रो इज गोइंग ऑन, अदरवाइज यू हैव दिस इन डिटेल, यू हैव दिस इन डिटेल, यू हैव दिस इन डिटेल। दिस इज नॉट इन दिस चैप्टर, बट हाँ बेसिक्स तो आपको करोगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आपके फंजाई भी आपके हेटेरोटॉपिक होते हैं। फंजाई के अंदर देखो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में हमारा ऑटोट्रॉपिक हेटेरोटॉपिक दोनों है, फिर सारे के सारे हेटेरोटॉपिक हो जाएंगे, ठीक है, प्लांटी को छोड़ के। भाई यहाँ पे क्या है, ये भी दूसरों पे डिपेंड करते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या है कि जो डेड एंड डिकेइंग पे, जैसे सड़ी गली पत्ती हो, लकड़ी गिरी हो, ब्रेड गिरा हो, सब्जी कोई फेंक दिया हो, तो उसको बोल देते हैं कि वो सेप्रोफाइट है। ये बहुत अच्छा डिकम्पोजर का काम करते हैं, ठीक है। पैरासाइट और सेप्रोफाइट में क्या डिफरेंस है? पैरासाइट आपका डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करेगा, सेप्रोफाइट आपका डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करेगा, पैरासाइट आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर बैठ जाएगा। जैसे हमारे पेट के अंदर बहुत सारी बैक्टीरिया होती हैं और बहुत सारे हमारे अंदर चले जाते हैं बॉडी के अंदर, और वो फिर क्या करते हैं, पैरासाइट बन के और हमारे न्यूट्रिशन को यूटिलाइज करते हैं, अपना ज़िंदगी चलाते हैं, और हम पे पैरासाइट बन जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके ऑटोट्रॉपिक होंगे, लाइट से अपना खाना यूज़ करते हैं, और हम लोग में हेटेरोट्रॉपिक, आपको पता है क्योंकि हम में से इंसानों में, एनिमल किंगडम में तो भाई किसी के अंदर एनर्जी नहीं होती है फोटोसिंथेसिस करने की। इसमें बड़ा एक टर्म है होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब है कि देखो ये सारी क्या है, जैसे फंजाई वगैरह क्या है, ये डेड एंड डिकेइंग मैटर है, ये इसी पे बैठेंगे, पहले उसको तोड़ेंगे, बाहर ही तोड़ देंगे खाने को, उसमें से जो न्यूट्रिशन होगा उसको सक करेंगे, उनके बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन नहीं होता। इसमें क्या है कि हम लोग पूरा सॉलिड वेस्ट हम लोग सीधे खा सकते हैं, हमारे में ऑर्गेनिक मैटर हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, ब्रेक हो सकता है, वहाँ पे डाइजेस्ट हो सकता है, वहाँ से एनर्जी निकाल सकते हैं, इतना कुछ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पूरी ऑर्गन सिस्टम है भाई। ये लोग कहाँ को लेके जाएगा? इस वजह से ये लोग बाहर ही जो भी है ब्रेक डाउन करके सिर्फ न्यूट्रिशन को सक करता है। हम लोग होलोजोइक होते हैं, हम लोग होल मतलब पूरा, हम लोग पूरा खाना, आप ऐसे निकालते हो, बर्गर निकालते हो, पिज़्ज़ा निकालते हो, पूरी पीस कट करते हो। कब हैव यू एवर सीन अ फंजाई ईटिंग योर पिज़्ज़ा और समथिंग? नो, क्योंकि वो क्या करती है कभी तुम देखोगे नहीं, बैठती है डेड एंड डिकेइंग पे, यहीं पे बाहर में केमिकल रिलीज करके उनको तोड़ देती है, फिर आपका सॉल्युबल फॉर्म में उनको सक कर लेती है। ऐसे उनकी कहानी होती है, ठीक है। रिप्रोडक्शन भी देखते हैं, ठीक है, और उसके बाद फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बेसिकली वो कहाँ से इवॉल्व कर रहा है, ठीक है, उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली हमने ये जो भी आपको बताया कि ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक, सब इसकी सबकी डेफिनेशन दी है। सो यू कैन रेट इट आउट, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। आज हम आते हैं एनसीईआरटी पढ़ने, ठीक है। एंड लेट मी सी वेदर इट्स बीइंग रिकॉर्डेड और नॉट, अदरवाइज आई विल बी लाइक वाओ व्हाट इज़ हैपनिंग। इतने अच्छा हो रहा है थैंकफुली, ठीक है, इतनी शिद्दत से हमने इसको कराया है। आ जाते हैं हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या क्या बोलता है देखते चलते हैं। ये बोलता है कि आपको पता है जब से सिविलाइजेशन आई है बहुत सारे अटेम्प्ट क्लासिफिकेशन के रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ये कोई क्राइटेरिया नहीं थी, ठीक है, साइंटिफिक नहीं था, ठीक है, सिर्फ किस बेसिस पे था, नीड ऑफ यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि क्या हमारे प्रॉफिट के लिए, क्या हमारे खाने के लिए होगा, क्या हमारे शेल्टर के लिए, क्या हमारे क्लॉथिंग के लिए होगा, वही हमारा बॉसिस था। सबसे पहले कौन आए थे? एरिस्टोटल आए थे। एरिस्टोटल ही सबसे पहले वो थे जिन्होंने एक साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की थी। उन्होंने क्या किया था, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को उन्होंने देखा था और प्लांट्स को क्लासीफाई कर दिया ट्री, हर्ब एंड शब में, और एनिमल्स को उन्होंने 2 ग्रुप में डाल दिया था। याद रखना 2 ग्रुप, नॉट 2 किंगडम, कि जिसके पास आरबीसी है, जिसके पास एनीमिया, अनीमिया। लीनियस ने क्या किया था, लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लिया था। इसमें इन्होंने प्लांटे एनिमिला किंगडम डाला था, जिसमें इन्होंने क्या किया था कि इनके अब देखो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कोई डिस्टिंगेशन नहीं किया था यूकैरियोट प्रोकैरियोट में, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं था, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं था। ये इनका ड्रॉबैक है, आप लिख लेना, वैसे मैंने साइड में दिया है नोट्स में, बट इसको आप यहाँ से ये पॉइंट लिख लेना कि उन्होंने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं किया था। तो क्लासिफिकेशन फिर इस वजह से बहुत ईजी हो गया था ना। लेकिन इसका फ़ायदा क्या था कि इन्होंने क्लासिफिकेशन ऐसे ऑर्गेनिज्म को बहुत ईजी हो गया था, ठीक है। तो ये इनका प्रॉफिट था, मतलब ये इनका एडवांटेज था। एडवांटेज ये था कि इन्होंने ज़्यादा क्राइटेरिया ली नहीं थी, इस वजह से आसान था। ड्रॉबैक ये था कि सही से ग्रुप नहीं था, तो प्रॉब्लम थी कि हाँ सारे एक में ही आ रहे हैं, यही आपको बोल रहा है। और आपको पता है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि बहुत सारे तो ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो किसी कैटेगरी में उनको जगह ही नहीं मिली, कहाँ जाएँ। तो ये ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो अ ड्रॉबैक। प्रॉफिट ईजी है, ड्रॉबैक यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में डिफरेंशिएशन नहीं है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिफरेंशिएशन नहीं है, एल्गी फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक में डिफरेंस नहीं है, कुछ ऑर्गेनिज्म को तो जगह ही नहीं मिली। इस वजह से 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आपका बहुत दिन बाद इनएडिक्वेट बेसिकली उसे बोला गया कि भाई ये काम का है नहीं।
ठीक है, अब देखो यहीं पे लिखो बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी अ नीड वाज आल्सो फेल्ट टू बी इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टर्स लाइक सेल स्ट्रक्चर। ये बोला कि देखो इससे इतना समझ आ गया अगर हम मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर क्लासीफाई करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, हमें सेल स्ट्रक्चर देखने की जरूरत है, नेचर ऑफ वॉल देखने की जरूरत है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने की जरूरत है, कैसे कहाँ रहते हैं देखने की जरूरत है, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, इवोल्यूशन रिलेशनशिप कैसे, ये सारी चीज़ देखने की जरूरत है। ठीक है, ये कौन देखा था आपको पता ही है, यहाँ पर उसका नेम मेंशन नहीं किया। साइन क्लासिफिकेशन सिस्टम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का था, इस वजह से बहुत सारे चेंजेस हुए। ये तो कोई अंडरगॉन सेवरल चेंजेस, मतलब वही जो हमने आपको बीच में बताए थे 3-4 वाला, तो वही आपको यहाँ पे सिर्फ सेवरल चेंजेस डाल के छोड़ दिया गया। यहाँ पे आपको बोला है कि जो प्लांट और एनिमल किंगडम है वो कॉन्स्टेंट रहे हैं, सब में आपने देखा है किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमल का 2 किंगडम रहा है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आपका क्या है इन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से कि आपके किंगडम, ये किंगडम आपके चेंज हुए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ किंगडम चेंज हुए हैं, अदर किंगडम्स भी ऐड हुए हैं, यही आपको भी आया। एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम हैज़ ऑल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम। ये हमने आपको एक हैकल वाला दिया, कोपलैंड वाला दिया, है ना। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय द वे आ चुका है। तो यहाँ पे इन्होंने बेसिक करके कि हाँ ऐसा ऐसा है, तुम जान लो, सिर्फ यही नहीं है बस, बाकी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, बट आई हैव गिवन यू अ बिट, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हमने आपको दे दिया। ये टेबल हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। R.H. Whittaker ने 1965 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, और इन्होंने क्या किया था, 5 किंगडम डाले थे, 5 मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। ठीक है, याद रखना इसका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इनमें मेन क्राइटेरिया क्या था, मेन क्राइटेरिया इन्होंने जो यूज़ किया था, इन्होंने यूज़ किया था सेल का स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेसिस। लुक एट दिस, ये देखो ये इन्होंने यहाँ पे डाल दिया। अब देखो ये 2 लाइन बच्चे पढ़ते नहीं है, और आप उनसे पूछा जाता है क्या R.H. Whittaker में रिप्रोडक्शन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, तो बोलते नहीं था क्योंकि उन्हें ये टेबल याद होती है, बट यहीं से बच्चे फंस जाओगे आप। लेकिन अगर आपको इनमें से और इनमें से कोई ऑप्शन चूज़ करना है तो आप पहले टेबल वाले को क्राइटेरिया दोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको बोला गया है कि 3 डोमेन सिस्टम जो है आपका हैज़ ऑल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइडेड द किंगडम मोनेरा इंटू 2 डोमेन, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोट किंगडम इन 3rd डोमेन एंड हेयर बाई 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। देख रहे हो, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को मेंशन किया है और आपके 2-3 को नहीं मेंशन किया। अगर हम आते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है क्या, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसको थोड़ा सा कर लो। यहाँ पे क्या किया था इन्होंने, 3 डोमेन, इन्होंने डोमेन में डिवाइड किया। एक्चुअली क्या होता है ना, अभी हमने आपको हायर की पढ़ाई थी कुछ दिन पहले, स्पीसीज, जीनस ऐसे करके ना, तो उसी में आपको 7 ऑब्लिगेटरी कैरेक्टर पढ़ाई थी। एक्चुअली किंगडम के ऊपर आपका आता है डोमेन। ठीक है, सो अब क्या था, इन्होंने क्या किया था कि बेसिकली जो हमारा किंगडम मोनेरा था उसको 2 डोमेन में उठा कर डिवाइड कर दिया, यूकैरियोन एंड प्रोकैरियोन, और बाकी जितने बचे उनको सबको यूकैरियोटिक किंगडम में डाल दिया। तो टोटल क्या हो गए, बाकी 4 तो थे ही, और हमने मोनेरा को अगर हम 2 में डिवाइड कर दें, ठीक है, तो अगर आपके पास तो मोनेरा अकेला हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, और 2 + 4 हमारे पास कितना हो गया, 6 हो गया। तो ऐसे ही इन्होंने आपका ये काम किया था। यहाँ पे साइंटिस्ट का नेम नहीं दिया है, हमारे को करना भी नहीं है। अच्छा कर ही लो, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन यहीं पे करा देते हैं। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हमने 5 किंगडम रखा था ना, सॉरी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, ये आपको पता है चैप्टर 1 में इसको सिलेबस में दिया है, बट वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। 3 डोमेन में क्या किया है, मोनेरा है, सिर्फ नेम याद रखो वही है, मोनेरा को एक डोमेन डाल दिया आर्किया, बेसिकली आर्कीबैक्टर यूबैक्टीरिया आप अभी आगे पढ़ोगे, एक डाल दिया यूकैरिया में हमारी यूबैक्टीरिया डाल दिया, आर्किया में हमने आर्कीबैक्टीरिया, क्योंकि इनमें सेल वॉल में एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये हो गया डोमेन नंबर 1, ये हो गया डोमेन नंबर 2, राइट। और बाकी मोनेरा हो गया एक किंगडम, बाकी किंगडम अब देखो उसके बाद आपका बाकी सारी चीज़ें, मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया, ये चारों के चारों वैसे ही रह गए। इन सब को कंबाइन करके एक टर्म यूज़ कर दिया गया यूकैरियोटिक, क्योंकि ये सारी यूकैरियोटिक सेल है ना। यूकैरियोटिक, सो बेसिकली आर्किया, यूकैरिया, यूकैरियोटिक, ये 3 हमारे डोमेन हो गए, और टोटल हमारे मोनेरा को इन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, टोटल हमारे 6 किंगडम हो गए। बस ये चीज़ याद रखना है। लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का दिया है कि हाँ पहले क्या हुआ था, अर्लियर जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें बैक्टीरिया में हमारे ब्लू ग्रीन, अच्छा ये बड़ी
इंटरेस्टिंग चीज़ है। पहले क्या था, जो हमारा था बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, जिम्नोस्पर्म ये सबको अंडर प्लांट में डाल दिया था। बेसिकली मैंने आपको बोला था ना, कैरोलस लीनियस ने क्या किया था, प्लांट किंगडम जो भी डाला था इन सबको उठा के प्लांट में डाल दिया था। क्यों? क्योंकि इनके सबके पास सेल वॉल थी। ठीक है, सो द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड द होल किंगडम ऑर्गेनिज्म, ये देखिए, लुक एट दिस, इन्होंने क्या किया था कि हाँ सेल वॉल है, उठा के एक में डाल दो। और जबकि बहुत अंतर है, फंजाई आपका नॉन फोटोसिंथेटिक है, ठीक है, एल्गी ये यूकैरियोटिक है, ब्लू ग्रीन एल्गी सॉरी प्रोकैरियोटिक है। ये सब बहुत हायर प्लांट है। यही हमने आपको बोला था कि जो हमारा सिस्टम था कैरोलस लीनियस का वो बहुत ख़राब था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बेसिकली सिर्फ मॉर्फोलॉजी देखी थी कि हाँ उठा के कर दिया था। तो यहाँ पे तुम ये पॉइंट ऐड कर सकते हो, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में जो प्लांटी उन्होंने डाला था, प्लांटी को उठा के उन्होंने डाल दिया था कि हाँ जिनके पास भी सेल वॉल होगा वो हमारे इसमें आ जाएंगे, और जिनके पास सेल वॉल एब्सेंट होगा वो आपके इसमें चले जाएंगे। बहुत सिंपल सा इनका क्लासिफिकेशन था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि आपका जो दूर दूर वाले इसकी वजह से क्या हुआ था, दो ग्रुप जिनमें बहुत सारा डिफरेंस था वो एक साथ आ गए थे, और जिनमें बहुत सिमिलरिटी थी दूर चले गए थे। ये बड़ी मुसीबत हो गई थी। तो इसकी वजह से इट बॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक एंड बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी विद अदर ऑर्गेनिज्म विद द यूकैरियोट। देख रहे हो, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट कंबाइन कर दिए थे। कैरोलस लीनियस वाले को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। अब ये देखो, इट इज़ ऑल्सो ग्रुप दैट द यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, वो ड्रॉबैक जो हमने आपको लिखवाए थे अलग से, यूनिसेलर मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ दे दिया था। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दे दिया गया, क्लैमाडोमोनास और स्पाइरोगाइरा को एक साथ एल्गी में डाल दिया गया था। ठीक है, अब देखो क्लासिफिकेशन बहुत डिफरेंस नहीं था। आपको क्या बोल रहा है, डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप। ये देखो वही सेम चीज़ को रिपीट कर रहा है। ये कैरोलस लीनियस का ड्रॉबैक बता रहा है कि इसने हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक ग्रीन बैक्टीरिया में कोई डिफरेंस नहीं डाला, यूनिसेलर मल्टीसेलर में कोई डिफरेंस नहीं डाला, इनने कोई भी डिफरेंस आपका ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक में नहीं डाला। और ये बहुत दिक्कत है, ये बहुत दिक्कत हुई। इवन सेल वॉल में डिफरेंट कॉम्पोजिशन था, फंजाई आपकी काइटिन की बनी हुई थी, और आपके प्लांट में आपकी सेलुलोजिक सेल वॉल थी। ठीक है, बैक्टीरिया आपकी अलग की थी, लेकिन फिर भी सबको एक में डाल दिया गया था। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक को जब हमने कंसीडर किया तो फंजाई को हमने अलग किंगडम में डाल दिया। जब हम देखें कि भाई कंपोजिशन क्या है, सेल का स्ट्रक्चर देखो, तो अलग अलग में हमने डाला। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको सबको हमने मोनेरा में डाल दिया। आप ध्यान से देखो तो मोनेरा में ये बेसिकली अब ये एक्सप्लेन कर रहे हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। ठीक है, मोनेरा में अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने आपको बोला मोनेरा के अंदर सारे प्रोकैरियोटिक आते हैं और यूनिसेलुलर आते हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे प्रोटिस्टा में। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, याद रखना, मोनेरा के अंदर सारे के सारे प्रोकैरियोट आएंगे और यूनिसेलुलर यूकैरियोट जितने आएंगे सब आपके प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे। तो किंगडम हमारे पास क्या होगा प्रोटिस्टा में। अच्छा, किंगडम प्रोटिस्टा आपका क्या हुआ फिर, ये क्लैमाडोमोनास और क्लोरेला को एक में ला के डाला। जबकि पहले हमने क्या कर दिया था, हमने उठा के इनको प्लांटे में एल्गी में डाल दिया था। अच्छा, क्यों इतना बड़ा इनका है, क्योंकि क्लैमाडोमोनास एक्चुअली यूनिसेलुलर है, स्पाइरोगैरा वगैरह यूनिसेलुलर नहीं, इनकी सिंपल सी इतनी सी बॉडी होती है। ठीक है, खैर अभी आप आगे इनको एल्गी में पढ़ोगे, पहले इनको सबको 5 देखो RH टेकर के अकॉर्डिंग 3। अब देखो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है क्लैमाडोमोनास और इसमें। क्लैमाडोमोनास और स्पाइरोगाइरा ये हमारे एक यूनिसेलुलर था, एक मल्टीसेलुलर था। लेकिन पहले जब हमारा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन चल रहा था तो क्या हुआ था, तब आपका इन दोनों को एक में डाल दिया गया। ठीक है, फिर हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने कंपोजिशन देखा, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को अलग अलग किया। तो फिर हमने क्या किया कि इनको फिर उठा के बाद में इनको प्रोटिस्टा में डाल दिया, इनको हम एल्गी में डाल दिए। फिर अभी क्या हुआ है, खैर आपको इस चैप्टर में RH टेकर से पढ़ाया जा रहा है, बाकी अभी आप आगे पढ़ोगे। एक्चुअली ये एल्गी में आते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, बस बाकी यही है। ये देखो, अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद प्लांट्स एंड बोथ हैविंग द सेल वॉल। अभी भी आप एल्गी में पढ़ोगे चैप्टर 3 में। ठीक है, पैरामीशियम अमीबा जो सबसे पहले आपका एनिमल किंगडम में जिसमें सेल वॉल नहीं थी उसमें डाला गया था। ठीक है, अभी इनको अलग किंगडम में डाल दिया गया। अलग किंगडम में कौन सा, प्रोटिस्टा में उठाकर डाल दिया गया है। तो ऐसे ही चेंजेस हुए थे आपके अलग अलग। ओवरऑल जो यहाँ पे कहानी है बस यही है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में पहले क्या था, पहले सारी चीज़ को एक में डाल दिया गया था, फिर बाद में हमारा 5 किंगडम आ गया। तो मोनेरा में उठा के हमने सारे प्रोकैरियोटिक डाल दिए और प्रोटिस्टा में हमने उठा के यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर डाल दिए, बाकी सब में अलग अलग कर दिया। फंजाई में हमने उठा के जो नॉन फोटोसिंथेटिक है उनको डाल दिया, प्लांटी में फोटोसिंथेटिक, एनिमली में एनिमल्स वाले डाल दिए जिनके ऊपर सेल वॉल नहीं है। ये आपको बोला गया, ये बहुत चेंजेस हुए हैं और हमने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी ध्यान में दिया जिसकी वजह से हमारा क्लासिफिकेशन इंप्रूव हुआ है, याद रखना। अब धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है क्लासिफिकेशन।
सिर्फ हम मॉर्फोलॉजी को नहीं कंसिडर कर रहे हैं, हम फिजियोलॉजी को भी कंसिडर कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज़ को भी कंसिडर कर रहे हैं, फाइलोजेनेटिक को भी, बहुत सारी चीज़ें हम कंसिडर कर रहे हैं। अभी आप आगे पढ़ोगे कैरोलस लीनियस का चैप्टर 3 में आप पढ़ोगे बहुत सारे क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे यही है कि अब हमें यही पढ़ना है, किंगडम मोनेरा प्लांटी आरिस्टोटेलियन क्लासिफिकेशन के सिस्टम से हमें ढंग से इसको पढ़ना है, और 3 चीज़ों को, और प्लांटी और एनिमिलिया को हमें चैप्टर 3 और 4 में पढ़ना है। तो ओवरऑल आपका टॉपिक है मोनेरा, प्लांटी और एनिमिलिया, ये तीनों हैं। मोनेरा हम आपको नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे, और ये यहाँ पे जो बीच बीच एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है, ये आपका काम है, होमवर्क है आपका, कि आप एक साइड में लिख के आओगे कि पहले हमारे किस किस को साथ में रखा गया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ने किसको किसको अलग किया है। यहाँ पे देखो कई सारे एग्जांपल दिए हैं। दिस इज़ योर वर्क एंड इन नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन दैट। हम आपको लिख के लाएंगे तो आप आंसर मैच कर लेना, बट यहाँ पे आप लिखना। और किंगडम मोनेरा हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा, और उसके बाद 7 डेज़ फ्री ट्रायल बेटा हमारा चल रहा है। आज 5 मई है, आज लास्ट है, ठीक है। सो आप जाके अनअकैडमी पे भी फ्री डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, 7 डेज़ आप क्लासेस कर सकते हो, हमारी बैचेस चल रही हैं, और बाकी फ्री में टेस्ट होते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री टेस्ट दिया हुआ है, तो उसको जाके इनरोल कर लेना, और रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप टेस्ट दे सकते हो, और कमेंट सेक्शन में आके मुझे रैंक बता देना कि मेरे मैम इतने मार्क्स आए, ठीक है। सो दैट्स ऑल। और इसे इनरोल करने के लिए निकिता लाइव कोड लगा देना, और सब्सक्रिप्शन आपको लेना है तो भी आप निकिता लाइव कोड लगा देना। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं प्लीज़ कंटिन्यू करो, क्योंकि यूट्यूब पे ना सिलेबस थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो आप आ जाओ प्लस पे। ओके, टाटा बाय, सी यू।